दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ दादा लक्ष्मी चंद जी की तीसरी पीढ़ी से उनके पोते हमारे साथ विराजमान हैं। आपसे इनकी भेंट कराने का आज हमें सौभाग्य मिला। बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, दर्शकों को एक बार हमारा अपना परिचय दीजिए। हाँ, बिल्कुल। मैं धन्यवाद करता हूँ पवन जी, आपका भी, आपके चैनल का भी, धन्यवाद। और हमारे आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी का पुत्र विष्णुदत्त कौशिक जी, गांव जाटी कला, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। पहले तो रोहतक हुआ करता दादाजी के टाइम में। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन्हें याद होगा, विष्णुदत्त जी के घर की वीडियो, यानी दादा लक्ष्मी चंद जी के घर की, पुराने की नए की वीडियो भी बहुत अच्छे से हमने कवर की थी और उसको लोगों ने बहुत सराहा था। आज हमें इनसे सौभाग्य मिला, हमारा सौभाग्य इनसे मिलने का हमें मौका मिला। उस ऐतिहासिक गौशाला में जिसके निर्माण में बहुत महती भूमिका निभाई थी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी ने। खुद इनसे जानेंगे उस विषय पर कि इनके वो क्या प्रकरण रहे होंगे। एक जैसे गांव में यहाँ आसपास लोग बोलते हैं कि ये जो आसपास की सबसे पुरानी गौशाला है। हाँ जी। और आपका पीढ़ियों से इस गौशाला से कनेक्शन रहा है। हाँ। ये क्या वजह है, कैसे शुरुआत हुई? आपने जो बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ इस जगह पर हत्था खोला जा रहा था। हत्था यानी स्लॉटर हाउस। हाँ जी। तो देश गुलाम था उस टाइम, तो कई महीनों तक यहाँ जनता इकट्ठी हुई रही, उसके विरोध में आंदोलन किया, लेकिन कोई उसका सलूशन निकला नहीं। तो दादाजी को पता लगा, वो यहाँ है अपनी मंडली लेकर। अच्छा। और लगातार कई दिनों तक यहाँ उन्होंने सांग का मंचन किया जी। और ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई। अच्छा। और अंग्रेजी जो सरकार थी जी, उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी। तो उनकी जो प्रार्थना थी वो उन्होंने मान ली। फिर दादाजी ने यहाँ अपने हाथ से इस गौशाला की नींव रखी थी। तो जन आंदोलन के कारण दबाव में सरकार झुकी। हाँ जी। और यहाँ पर जहाँ तो बल्कि यहाँ मारने काटने की चीज होने वाली थी, उसकी बजाय एक पोषण की चीज पैदा हुई, जिसको हम गौशाला के रूप में आज यहाँ देख रहे हैं। हाँ जी। तो दादाजी के हाथ से गौशाला की नींव भी हाँ जी, नींव रखी गई। और जब तक दादाजी जीवित रहे उन्होंने हर वर्ष यहाँ प्रोग्राम किए। उनके बाद में शायद ताऊ सुल्तान जी आए हों दादाजी के शिष्य कुछ वर्ष। उनके बाद में फिर हमारे पिताजी जब इस लाइन में आ गए तो उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। और अब हमारी जो ड्यूटी है वो लगी हुई है। हाँ जी, ड्यूटी क्या, हम अपना धर्म समझते हैं। कहने का कह रहे हैं दादाजी भी इस गौशाला में आकर सांग किया करते थे। वो हरियाणवी परंपरा, सैकड़ों हजारों साल पुरानी लोक जनभावना की परंपरा, उसी परंपरा को कई तीसरी पीढ़ी से आप भी निभाते आ रहे हैं। हाँ। सांग करते हुए। हाँ। आप कितने साल से आ रहे हैं सांग करते हुए? मैं हमारे पिताजी 2008 में एक्सपायर हुए थे जी। तो 8 से ही हमने आना शुरू, 9 से आना शुरू कर दिया। 9 से आज पहले उनके साथ रहे, हम उनके साथ आता रहे। हाँ जी। और उनके गुजरने के बाद में ये कार्यभार मेरे कंधों पर आ गया। अब उनकी कृपा से जैसा भी हम मंचन कर पाते हैं इसको निभा रहे हैं, तब इसे रेगुलर हम यहाँ इसको अपना सेवा कर रहे हैं। अपना धर्म मानते हैं कि दादाजी ने जो परंपरा शुरू की और हमारा कर्तव्य है हम उसको धर्म की तरह निभाएंगे। हाँ जी। तसे अनेकों जगह गौशालाएं उन्होंने चलवाई। और दो चार बताइए जगह अगर। जैसे गुड़गांव है। हाँ जी। हमने वहाँ के बुजुर्गों से सुना है कि गौशाला की हालत जो थी खुली हुई पहले से थी, लेकिन बड़ी खस्ता हालत। अच्छा जी। हाँ। तो दादाजी वहां से निकले जा रहे थे, पता लगा गौशाला, अंदर चले गए तो पोजीशन अच्छी नहीं थी वहाँ। अच्छा। तो दादाजी ने उनसे कहा भाई प्रोग्राम करा लो। जब दादाजी ने प्रोग्राम करने शुरू ही किए थे, अच्छा, 1-2 वर्ष होया हुआ जी, तो वहाँ 2-4-10 आदमी इकट्ठे हुए जी, चर्चा हुई। तो प्रोग्राम का टाइम दे दिया कि भाई इस दिन हम आ जाएंगे और यहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो वहां गए तो वहां का जो लेखा जोखा है अभी 3-4 साल पहले पता लगा। उन्होंने बताया कि जब पंडित जी यहाँ आए पहली बार सांग करने के लिए तो हालात वहां के उस इलाके की कमजोरी थे। क्योंकि गुरुग्राम पुराने समय से थोड़ा पिछड़ा। हाँ जी, पानी की भी कमी रही है। हाँ, ऐसा इलाका, संसाधन इतने थे नहीं। अब हमारे देहात में तो एक ही
क्या नाम जरिया था कमाने खाने का, लगभग जमींदारा कृषि का। लेकिन संसाधन इतने थे नहीं, पानी की भी वहाँ कमी थी, बहुत कमी। तो पोजीशन इलाके की अच्छी नहीं बताते थे। तो कहते हैं कि वहाँ केवल 2 रुपए आए थे। अच्छा जी, दान के उस समय। हाँ जी। लेकिन उस समय 2 रुपए भी बहुत ज्यादा थे, आज से 100 साल पहले। बिल्कुल 2 रुपए काफी थे, क्योंकि उस टाइम में तो अन्ना वगैरह ये चलते थे। ठीक है। तो बताते हैं कि 2 रुपए में 1 रुपया तो दादाजी को विदा करके दे दिया। अच्छा हाँ जी। और 1 रुपया गौशाला में रख लिया गया। अब धीरे धीरे वहाँ तभी से मतलब हमारी जो हुई शुरू, ऐसा हाँ चढ़ाई पर आई वो चीज, मतलब हाँ, चढ़त पर क्या अब क्या हालात हैं उनके? अब हालात बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। वहाँ की गौएं जो है, हम जितनी गौशाला में जाते हैं सबसे ज्यादा समस्त गौ वहाँ गुड़गांव में। दादाजी ने जब तक वो जीवित रहे उस परंपरा को निभाया। फिर तो सुल्तान जी गए, वो भी जाते थे वहां पर भी? हाँ जी, वहां भी गए, क्योंकि वहां दादाजी के प्रशंसक बहुत, उनकी कविताओं से बड़ा लगाव था। 1-2 बार बीच में ऐसा हुआ भी, एक ही बार कि किसी और प्रणाली के जो थे उनको बुला लिया। अच्छा। ऐसा सुनने में आया है। अच्छा। कि वहाँ टेंट वगैरह उखाड़ दिए थे लोगों ने। हाँ, कि नहीं भाई कविता हो तो उनकी सुनेंगे और किसी की, लक्ष्मीचंद जी की या उनके परिवार की सुनेंगे। हाँ, दादाजी तो एक्सपायर हो गए थे, उनके बाद की बात है। ठीक है। हाँ, तो ताऊ सुल्तान जी गए, उनके बाद में फिर हमारे पिताजी जाते रहे, और अब हम भी उस धर्म को निभा रहे हैं। जो लोग जानकार हैं वो समझ पाएंगे कि लक्ष्मीचंद जी का के प्रति एक अटूट प्रेम, श्रद्धा का भाव पूरे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, जो हम ये नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, और 36 बिरादरी में जो उनके प्रति जो एक सम्मान है, प्रेम है, आत्मीयता का भाव है, ये विरला ही मिलता है। हमने अब 14-15 वर्षों में देखा है, और पहले से भी देखते रहे पिताजी के साथ जब रहते थे, कि दादा लक्ष्मीचंद के प्रति कोई कास्टिज्म नहीं है। सारे हर बिरादरी की भावना उनसे जुड़ी हुई है, और हर आदमी उनके नाम से बड़ा प्रफुल्लित रहता है उनकी कविताओं के प्रति। जो नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है, ये हिंदी भाषी, ये सारी ही इनसे जुड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, खासकर 3-4 राज्यों में। जी जी बिल्कुल। और देखिए आज का दौर में बताऊं, प्रशंसक उनके हर जगह मिलते हैं। अब हम तो इतना अच्छा गाना बजाना भी नहीं जानते हैं, लेकिन मंच पे खड़े होने के बाद ये लोगों की भावनाएं कहते हैं जी हम आप में पंडित जी की छवि देखते हैं। बड़ा अथाह प्यार मिलता है लोगों का। वो एक आप समझते होंगे कि वो एक देवीय शक्ति, वो एक आशीर्वाद है प्रभु का, वो आप दादाजी का उनका आशीर्वाद है, जो आज भी आप स्टेज पर चढ़ते तो आपको महसूस होता है। हाँ बिल्कुल होता है, जैसे उनकी कृपा, उनकी छाया है। बिल्कुल, कोई संदेह नहीं होता है। उनकी कृपा से इतना काम कर पा रहे हैं, और लोगों का जो इतना प्रेम मिलता है, इतना मान सम्मान मिलता है, सब उनकी कृपा से है। हम आज सौभाग्य हमारा पंडित लक्ष्मीचंद जी, जिन्हें सूर्य कवि की भी उपाधि प्राप्त है, उनके पोते विष्णु जी के साथ बैठे हुए हैं। 18-20 साल से आप भी सांग कर रहे हैं? हाँ, मैं 16 साल से मैं कर 16 साल से कर रहे हैं, और उसी परंपरा को, सांग की परंपरा को हरियाणा की जो एक तरीके से यूं कहें जीवित रखे हुए हैं। क्योंकि हम देखते हैं अब इस परंपरा में अब उतना चलन लोगों का, उतना समय, उतना चाव थोड़ा कम होता जा रहा है। जी देखिए, टीवी, टेलीविजन, फिल्मों की क्या कहेंगे आप इस विषय पर भी थोड़ा बोलिए। मैं थोड़ा बताऊंगा कि मैं मैट्रिक पास करने के बाद में इस लाइन में जब आया जुड़ा, तो 2-3 साल मुझे रहते हुए हो गए थे। अब उस टाइम लोगों का रुझान सांग के प्रति बहुत घट चुका था। अच्छा। हाँ जी, कम आदमी आते थे। अब 3-4 साल मुझे रहते हुए हो गए, तो विचार किया कि भाई इतना आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल। गाना बजाना सीखना, इसका मंचन करना, इसमें तो लगभग 10-12 वर्ष तो लगे सीखने में, और 10-12 वर्ष इसमें लगा दिए। लगता है कि 10-12 वर्ष के बाद ये परंपरा लुप्त हो जाएगी, लोगों का रुझान तो घटता जा रहा है, और 10-12 साल इसमें लगा दिए तो ना तो उम्र, हम किसी और लायक नहीं रहेंगे। हाँ, किसी और लायक नहीं रहेंगे, ना नौकरी की रहेगी, तो बड़ा मुश्किल सा नजर आता था।
लेकिन अब 15 साल से 18 साल से मैं देख रहा हूँ कि सांग के प्रति लोगों की भावना बढ़ी है, घटी नहीं है। वाह। हाँ जी। अब मैं बताता हूँ कि एक वर्ष में लगभग मेरे 300 प्रोग्राम पक्के रहते हैं। 365 दिनों में से 300 प्रोग्राम आपके फिक्स रहते हैं। फिक्स रहते हैं। कितना बिजी शेड्यूल रहता होगा। हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं, इतने कीमती समय में से इन्होंने कुछ समय आज हमें भी दिया, हमारे दर्शकों को भी दिया। और कुछ दादाजी ने की कुछ यादें दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। उन्होंने कहाँ तक भी सांग किए हैं, कुछ पता लगा हुआ हमें बताइए हमारे दर्शकों को। देश के किस किस कोने तक भी सांग करने के लिए वो बॉम्बे भी गए हैं। मुंबई भी उस समय की? हाँ जी। ओहो जी। कलकत्ता भी गए हैं। कलकत्ता? हाँ जी। अब कलकत्ता के बारे में इधर ऊपर जाएं, जैसे जब तो पंजाब था ये सारा। हाँ। लाहौर वगैरह कहाँ? हाँ, लाहौर गए हैं। लाहौर भी बिल्कुल गए हैं लाहौर। और भी शहर कुछ याद हो? हाँ, देखिए लाहौर का तो मेरे पास पक्का प्रूफ है कि लाहौर तो वो गए हैं पक्के। हाँ जी, जाते रहे, अनेकों बार गए हैं, एक दो बार नहीं, अनेकों बार गए हैं लाहौर। और वहाँ कोई बड़ा पुस्तक भंडार था। तो जो वे वहाँ तो सांग अपना हरियाणवी में ही करते थे ना? हाँ जी, और क्या। तो यानी कि हरियाणवी भाषा को समझने वाले 47 से पहले लाहौर में भी बहुत लोग? हाँ, बहुत थे। क्योंकि लाहौर से जब वो आते ना तो वहां से पुस्तक खरीद कर लाया करते अपने धर्म ग्रंथ। अच्छा। हाँ जी। आज भी उनकी निशानियां वो रखी हुई है। महाभारत है, अनेकों पुस्तकें हैं, उपनिषद वगैरह भी हैं। आपके घर में नए वाले में? हाँ। अच्छा, रखी हुई है। घर में नहीं, वो पाठशाला में रखी है। हाँ, पाठशाला जो लक्ष्मीचंद जी ने बनाई थी। कुछ किताबें तो मतलब खराब हो चुकी है जी हाँ, समय के क्योंकि दादाजी के एक्सपायर होने के बाद में उस टाइम तो कच्चे मकान होते थे। अलमारी वगैरह में वो रखी थी, बारिश आई, पानी वगैरह लग गया, खराब हो गई। लेकिन कुछ किताबें अब भी रखी हैं, उन पर लाहौर पुस्तक भंडार की मोहर लगी हुई है। हमारे पिताजी बताया करते कि लाहौर में अनेकों बार उन्होंने सांग किए हैं, क्योंकि पिताजी के साथ रहते थे एक आचार्य थे टीकाराम जी। अच्छा। जो दादाजी के साथ रहे हैं काफी वर्षों तक। शिष्य थे? नहीं, शिष्य नहीं, साथी कहेंगे। हाँ, साथी। ठीक है। हाँ, बड़ा प्रेम था उनका दोनों का। वो उनके एक्सपायर होने के बाद भी घर पे ही रहे, पाठशाला को उन्होंने चलाया। अच्छा। टीकाराम शास्त्री जी ने। अच्छा। और हमारे घर पे ही उनकी मृत्यु हुई है। पिताजी ने उनका काज भी किया था। हाँ जी, उनका तो बहुत योगदान रहा है। टीकाराम शास्त्री जी कहाँ से, मूलतः कहाँ से बिलोंग करते थे? हाँ जी, उनका गांव था रोहतक डिस्ट्रिक्ट में टिटोली। हाँ जी, और ब्राह्मण के घर से उनका जन्म था। उनका परिवार आज भी है। अच्छा। मिलते रहते हैं आज भी ऐसी जुड़ाव कायम? हाँ, बिल्कुल। पहले जैसे लाहौर में आपने सांग करते थे दादाजी, तो कितने दिन सांग चलता था? एक दिन वहाँ पर रुकते थे? एक सांग जैसे कंप्लीट होने में 5 दिन 4 दिन कैसे? हाँ, 5, 4 या 10 प्रोग्राम तो जरूर होते होंगे एक बार में। इतनी दूर जाते तो 1-2 प्रोग्राम के लिए तो जैसे कोई एक किस्सा शुरू किया हमने तो क्या एक ही दिन में निपट जाता था? नहीं, कुछ किस्से ऐसे हैं जो एक ही दिन में पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं कि 3 दिन भी लग जाते हैं। 3 दिन भी लग जाते। सेठ ताराचंद का है, बहुत बड़ा सांग है दादाजी का, 3 दिन में होता है। 3 दिन में? धार्मिक स्वभाव के और क्या नेचर से। हाँ, जैसे रामायण गीता कुछ इस तरह की किताबें। देखिए वो खुद तो स्कूल में गए नहीं थे, वो पढ़ नहीं पाते थे। अच्छा। ना लिख पाते थे। ठीक है। आचार्य साथ में रखते थे वो। ठीक है। हाँ जी, पुस्तक खरीद कर लाते हैं तो उनसे कहते कि शास्त्री जी मेरे को पढ़ कर सुनाओ। अच्छा। हाँ जी, इस तरीके से जो वे किताब लाते थे इस तरीके से उनको सुनते थे, ग्रहण करते थे। हाँ, ये उनका लगभग रोजाना का नियम था, रोजाना सुनते थे। तो और गौओं के प्रति भी बड़ी आस्था श्रद्धा रही है? और क्या, गऊ के प्रति तो ही रही है। धर्म के प्रति बहुत ही आस्तिक आदमी थे। गौ, गंगा, गायत्री, साधु, अतिथि, इनके बारे में तो बहुत गाया है, बहुत श्रद्धा थी। तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपनी जड़ों से, संस्कृति से जुड़े हुए थे और इसी को प्रमोट उन्होंने अपनी कविताओं में, रागनियों में, लगभग सांगों में किया भी, जो कि आज हम देखते हैं। और शायद यही वजह है कि ये आपके परिवार में भी ये सब परंपराएं, संस्कार आज भी हमें देखने को मिलते हैं। उनकी कृपा है जी। देखिए, उस परिवार में जन्म हुआ, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम तो मानते हैं कि कई जन्मों के पुण्य से इस घर में जन्म हुआ है। ऐसे महापुरुष के घर में अपने आप में बहुत। हाँ जी, जन्म होना ये कोई सहज बात तो है नहीं।
ये मेरा मानना है, हकीकत भी है। और उस घर में जन्म होने के बाद अब उनकी जो कविताएं हैं, कविताओं में जो अमर कीर्तियां उन्होंने कही है, वेद पुराणों का जो समागम रागणियों में रखा है, अगर हम उनको ना माने, उनके पद चिन्हों पर कुछ ना चले, फिर तो देखा तो उस घर में जन्म लेने का कोई फायदा ही नहीं। आज आपके जो सांग है, सांग के जो कलाकारों का जो समूह होता है उसको बेड़ा बोलते हैं। हाँ जी। उस बेड़े में कितने सदस्य हैं आज आपके पास? आज मेरे पास में 16 सदस्य, कभी 18 भी हो जाते हैं, कभी 15 भी रह जाते हैं। तो मिनिमम एक सांग को संचालित करने में कितने सदस्यों की जरूरत मिनिमम पड़ती है? को 12-13 आदमी तो जरूर चाहिए, जरूर है मिनिमम। हाँ जी। और काम चलाने को तो 10 से भी चला सकते हैं, 11 से भी। और ठीक ठाक बढ़िया स्तर पर हाँ, तो कम से कम 15-16 आदमी, 14 आदमी, 15 तो जरूर चाहिए। तो देखिए, एक सांग कलाकार वास्तव में एक पूरे परिवार का मुखिया है देखा जाए, जिसे हम लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, जिससे इस परंपरा का ज्ञान नहीं है। तो उन परिवारों का भी रहन सहन, उनका वहन भी तो एक तरीके से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। दादा लक्ष्मीचंद जी के बेड़े में बड़े बूढ़े बताते हो, पिताजी बताते हो, कितने सदस्य भी रहे हैं? उस टाइम में तो ज्यादा रहे होंगे। हाँ, क्योंकि सुनने में आया है कि वो ढोलक वादक भी 2 रखते थे। अच्छा। 2 सारंगी वादक जी। उस टाइम में तो सारंगी होती थी, हारमोनियम बाद में आया है। लेकिन दादाजी के रहते रहते आ गया था हारमोनियम, उन्होंने अपने सांग में बजवाया। अच्छा जी। हाँ जी, पहले सारंगी वादक होते थे। अच्छा। 2 सारंगी, 2 ढोलक वाले, 1 नगाड़े वाला। हाँ, तो शिष्य काफी थे उनके, ज्यादा भी रहे हो इकट्ठे। दादाजी जैसे सांग करते थे तो क्या उस समय माइक का यूज होता था? नहीं, माइक नहीं थी। माइक तो हमने भी अभी 10 साल पहले यूज किए हैं। अच्छा। हम भी पहले बगैर माइक के गाते थे और काफी बड़ी ऑडियंस को संबोधित कर लेते थे बिना माइक के। आसान नहीं है जो कि। हाँ, आसान तो नहीं है, लेकिन अब आजकल देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है वो ज्यादा है। आज के टाइम में बगैर माइक के हर आदमी के कानों तक आवाज नहीं जा सकती। लेकिन उस टाइम में इतना नहीं था। पहले पुराने टाइम में तो बताते हैं कई कोस चली जाती थी आवाज बगैर माइक के। अब वो आदमी तो उस टाइम के तो ताकतवर ज्यादा थे, वो माहौल भी दूसरा था। तो प्रदूषण नहीं था, ध्वनि प्रदूषण। एक आदमियों में आवाज में ताकत भी, गूंज भी इतनी थी। तो दोनों ही फैक्टर थे। तो दोस्तों, आज ये था हमारा सौभाग्य, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी स्वर्गीय के पौत्र विष्णुदत्त जी, विष्णुदत्त लगाते हैं, विष्णुदत्त जी से हमें मिलने का सौभाग्य मिला। उसी गौशाला में जिसकी स्थापना हुई थी लक्ष्मीचंद जी के कर कमलों के द्वारा। तो दोस्तों, ये आपको आज की हमारी मीटिंग, ये मुलाकात कैसी लगी, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।